आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है कुछ ऐसे अनछुए पहलू जिसे शायद जनता भी जानना चाहती है और जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने सुना है। और जो हमारे पहले मेहमान हैं वो लूसन टोडरिया हैं। और जो युवा पीढ़ी आज सोशल मीडिया चलाती होगी, यूट्यूब चलाती होगी, इंस्टाग्राम चलाती होगी, तो वो ये जरूर है कि लूसन टोडरिया को वो जरूर जानते होंगे। लूसन टोडरिया एक वो नाम है जो कानून और मूल निवास संघर्ष समिति में सह संयोजक भी है और साथ ही क्या वो पहलू है, ये जो टोडरिया जो कास्ट है और उसके साथ ये आंदोलन, ये इनसे आज से नहीं जुड़े हुए हैं, कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, उस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ लूसन जी हैं। लूसन जी, पहले तो स्वागत है आपका और एक नई शुरुआत, नई सीरीज की। लूसन जी, कई लोग हैं जो आपको सिर्फ अभी मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के सह संयोजक के नाते जानते हैं। ये जो टोडरिया फैमिली है, इसकी जो आंदोलन की कहानी है वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग आपको जानते हैं या जो पुराने लोग हैं वो तो जरूर उन्हें पता होगा कि टोडरिया फैमिली का क्या इतिहास है, क्या रहा है। पर ये आंदोलन की जो शुरुआत थी, क्या आज नहीं है, आज नई शुरुआत की है या पुराना नाता है? देखिए, जो आंदोलन की बात आपने कही, ये आंदोलन घर से ही बोलते हैं कि विरासत में आंदोलन करना मिला है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना मिला हुआ है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी नानी, सभी राज्य आंदोलन में एक बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया। पिताजी मेरे सरकारी विभाग में, जब स्वास्थ्य विभाग में थे कर्मचारी, तो उन्होंने कर्मचारी संगठन बनाया और कर्मचारी संगठन बना के उन्होंने उस समय जो उच्च अधिकारी जो 3rd और 4th क्लास के कर्मचारियों का शोषण करते थे, उनसे घर से के काम कराते थे, उसके विरोध में मुखरता से आवाज उठाई और उस समय घेराव करते थे और साथ साथ वो पत्रकारिता भी करते थे। और घेराव करने के बाद वो उसकी न्यूज़ भी बनाते थे और बाकायदा अमर उजाला में वो छपती थी। तो उसके बाद वो राज्य आंदोलन हुआ, जो बड़ा एक राज्य आंदोलन का दौर चल रहा था। कर्मचारी संगठन सभी, विभिन्न मातृशक्ति, छात्र शक्ति, सभी आंदोलन में कूदे। तो पिताजी लोगों ने भी अहम भूमिका निभाई राज्य आंदोलन में। तो मैं तो बहुत ही, मतलब उस समय बहुत छोटा हुआ करता था, तो मुझे मेरे नाना जी के पास, या कभी कभी नानी मुझे देख लेती थी। जब नानी चले आती थी तो नाना जी देख लेते, तो माता जी और पिताजी मुझे छोड़ के दूसरे शहर में नाना जी गया आंदोलन में चले जाते थे। राज्य आंदोलन में ऐसे ही हुआ है, पता नहीं हम जैसे कितने बच्चों को पड़ोस में या कहीं और छोड़ के उस समय के आंदोलनकारी चले जाते थे। तो धीरे धीरे करके जब हम छोटे छोटे में बड़े हो रहे थे, तो बिल्कुल किताबें हमने पढ़ी आंदोलन से भी। हम घर में देखते थे माहौल कि आंदोलन का माहौल चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है राज्य के मुद्दों का। तो ये सोच समझ आने लग गई कि ये प्रदेश में कुछ हो रहा है, या राज्य बनने के बाद चीज़ें हमें समझ भी आने लगे कि एक पीड़ा है अंदर, घर वालों के भी अंदर है कि राज्य नहीं मिल पाया। नानी के साथ में बैठते थे, नानी बोलती थी कि ये राज्य के बुरे हाल हो गए हैं, राज्य बनने के बाद इतना बड़ा आंदोलन किया है। तो एक आंदोलन की जो विरासत है, जो बोलते हैं कि वो मुझे मिली है। हमारे पिताजी ने, मतलब कि बहुत ही बड़े स्तर में वो उस समय आवाज़ उठाते थे। फिर पत्रकारिता के का जो एक दौर आया, जब उन्हें सरकारी नौकरी में उनकी सरकार की तरफ से दबाव बन रहा था काफ़ी, क्योंकि वो ईमानदार पत्रकारिता भी कर रहे थे। तो सरकारी नौकरी पे, क्योंकि ऐसा है घर चलाना है, सब कुछ आर्थिकी भी देखनी है, तो पिताजी ने पत्रकारिता भी, सरकारी नौकरी भी करनी थी। उस समय पत्रकार की वैसे कोई मजबूत पत्रकारिता, ऐसा कोई मजबूत काम नहीं हुआ करता था जिससे घर का वो चले। तो उस समय पिताजी ने सरकारी नौकरी ना चले जाए, इसलिए उन्होंने माताजी के नाम से लिखना शुरू किया। मतलब मैं, जैसे मेरे पिताजी का नाम राजन टोडरिया था, तो उन्होंने स्मिता आगे लगा के, मेरी माताजी का नाम लगा के स्मिता राजन टोडरिया करके उन्होंने लेख लिखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उनके काफ़ी, मतलब जो पूरे उत्तराखंड में
जो लेख थे वो जाए, जन जन की समस्याएं थी वो उठी, मतलब एक पत्रकारिता का वो भी क्रांतिकारी दौर हुआ करता था। आज हम देखते हैं बात चलती है तो मैं कहूँगा कि स्वर्णिम दौर था। उत्तराखंड आंदोलन में पत्रकारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उस समय मेरे पिताजी जैसे और भी लोग थे, पत्रकारिता भी कर रहे थे, मेरे पिताजी आंदोलन भी कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने, जब उन्हें लगा कि ये पत्रकारिता और सरकारी नौकरी एक साथ नहीं हो सकती, जन आंदोलन और सरकारी नौकरी एक साथ नहीं हो सकती, तो उन्होंने अपनी जो स्वास्थ्य विभाग में जो नौकरी थी वो उससे VRS ले लिया, वो त्याग दी। उसके बाद एक हिमाचल चले गए पिताजी, हिमाचल में अमर उजाला में कार्य किया ब्यूरो चीफ बन के। फिर वहाँ भी अमर उजाला में एक बहुत बड़ा उनका ये रोल रहा। पूरी टीम गई थी उत्तराखंड से, करीबन 5-7-8 लोगों की पूरी टीम गई थी हिमाचल। और हिमाचल में जो अमर उजाला का नाम नहीं था, उस अमर उजाला को इन लोगों ने, इनकी टीम ने दूरदर्शी पत्रकार, मतलब उत्तराखंड के उस समय के पत्रकारों के मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतने समझते थे उस जनता के मुद्दों को कि उन्होंने कुछ ही सालों के भीतर, मतलब 2-1 साल के भीतर अमर उजाला को वहाँ का सबसे नंबर 1 अखबार बना दिया था। जनता की पत्रकारिता वहाँ अमर उजाला की हिमाचल में शुरू हो गई थी। तो हिमाचल में बहुत उन्होंने, मतलब हिमाचल में भी लोगों ने भी उन्हें खूब अपनाया, क्योंकि जब उन्हें लगा कि हाँ, जबकि एक दूसरे स्टेट से आए हुए लोग हिमाचल के पहाड़ को उन्होंने वैसे ही समझा जैसे उत्तराखंड के पहाड़ है, वहाँ की समस्या, वहाँ की उन्नति भी देखी उन्होंने, पर जनता की पत्रकारिता करी उन्होंने। तो वहाँ हिमाचल में जाके, हिमाचल में अमर उजाला को जो आगे भी बढ़ाया। फिर आलोचनाएं भी उस समय उनके सरकारों की, जैसे वो यहाँ करते थे वहाँ भी करते थे। तो एक छोटी सी मैं बताना चाहूँगा कि घटना ये हुई थी कि उस समय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे। तो उस समय उन्होंने शायद किसी काम से वीरभद्र सिंह को कॉल किया होगा, कुछ उनके वो जानने के लिए कि आपका स्टैंड क्या है। तो कॉलर ट्यून में कोई गाना बजा, हमने भी सुनने में आया कि कॉलर ट्यून में कोई गाना बजा, और शायद मुख्यमंत्री जी से बात हुई होगी, जो भी हुई होगी, पर उन्होंने उस बात का कोई जिक्र नहीं किया कॉलर ट्यून के गाने का। पर अगले दिन अमर उजाला में खबर आ गई कि आप अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री को फोन करेंगे तो किसी समस्या को लेकर, तो ये गाना बजेगा। तो होता क्या है, मुख्यमंत्री जी जब उन्होंने, वीरभद्र सिंह जी ने उस समय अखबार पढ़ा होगा, अगले दिन उन्होंने सुबह पिताजी को कॉल करी 8 बजे के करीब। तो उन्होंने बोला कि अरे यार, तुमने मेरे से बात हुई थी, जब तुमने कॉल करी थी उस समय बोल देते कि ऐसी ऐसी बात है, तुमने तो सीधा अखबार बनाया। तो मेरे पिताजी ने बोला कि वो तो पत्रकार है, पत्रकार का तो यही काम है। तो उन्होंने बोला मुझे फोन करना, मैंने कॉलर ट्यून चेंज कर दिया है। तो ये उस समय देखिए, ये भी है कि मतलब लोकतंत्र की एक खूबसूरती थी। और ये बड़ा सवाल है, देखिए जो बात उस समय थी, जैसे आपने जो बताई, ये बहुत कम लोगों को मुझे लगता है पता होगी, शायद बहुत मामूली से लोग हों जो हो सकता है टोडर जी की बहुत नजदीक हों, या उनके साथ जो कार्य कर रहे हैं उन्हें पता होगा। सवाल ये था कि इसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज निकल कर आई कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, कि एक पत्रकार जब कोई लेख लिखता है तो उसे द्वेष की भावना ना रख के, उसे बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेके मुख्यमंत्री फोन करते हैं और कहते हैं कि संवाद आपने क्यों नहीं किया, पर आपके इस लेख से मैंने वो कॉलर ट्यून बदल दी। यहाँ पर ये आता है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से संवाद कर सकते हैं और पत्रकार की कलम की ताकत क्या है। जो आज, जो आपने कहा ना कि स्वर्णिम दौर था, वो स्वर्णिम दौर आज पता नहीं फीका पड़ गया है या उस पे जंक लग गया है, ये तो बड़ा सवाल है। पर जब हम, जैसे आपने बताया राजन टोडर जी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, हमने भी कुछ जानकारियां जुटाई, तो कई चीजें निकल कर आई। क्योंकि आपने बोला पत्रकारिता का दौर रहा, उसके बाद आपने कई चीजें बताई। एक कर्मचारी संगठन उन्होंने बनाया, वहां पर आवाज उठाना शुरू किया, उसके बाद पत्रकारिता में आना। किस तरीके से लुसिन भाई आप, क्योंकि मुझे लगता है अमूमन माता और आपके पिता आपसे दूर ही थे आंदोलन में, इससे क्या फर्क पड़ा आपके जीवन में भी? क्योंकि उसके बाद तो और मुसीबत वाले दौर आए, पर उस समय जो पीरियड था जब आंदोलन भी चल रहा था और एक पत्रकारिता का दौर भी था, जब उन्होंने पत्रकारिता शुरू करी, आप कहाँ पाते थे अपने आप को, क्या महसूस करते थे? आप तो बोल रहे थे कि आप ये भी समझ रहे थे कि आंदोलन हो रहे हैं, प्रदेश बन रहा है, प्रदेश में कमी है, कि प्रदेश बनने के बाद चीजें नहीं हो रही हैं, पर पर्सनल लाइफ में क्या सोच रहे थे उसमें? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो देखिए ऐसा हुआ था कि
पिताजी मतलब माता जी तो फिर भी साथ रहती थे, पिताजी फिर हिमाचल ही चले गए थे। राज्य जब मिल गया था तो ऐसा है, फिर उन्होंने बोला कि अपना अमर उजाला में या पत्रकारिता में हिमाचल चले गए थे वो। उसके बाद माता जी साथ में, तो पिताजी का साल में मतलब 2-4 बार आना होता था। तो अब मतलब ये था कि हमारी पढ़ाई चली रही है, हम स्कूल में अपने स्तर से ही पढ़ते थे, और पिताजी की तो किताबें रहती थी जो, तो वो भी पढ़ते थे। तो व्यक्तिगत तौर पे एक होता है कि पिता से दूर रहने का तो एक दुख तो होता ही है कि पिताजी इतने दूर हैं, शिमला में और हम नई टिहरी में हमारी पढ़ाई चल रही है। तो अब आते थे पिताजी बड़ी 2-4 दिन के लिए आते थे, या फिर हम ही चले जाते थे शिमला छुट्टियों में। तो व्यक्तिगत तौर पे ये लगता था कि हम इतना समझ गए थे कि अच्छे कार्य के लिए ही जो है ये दूरियां हैं, कि पिताजी चलो पत्रकारिता कर रहे हैं, थोड़ा समझ आ गए थे कि ये पत्रकारिता एक क्योंकि उस समय लगता था जब हमें लोग मिलते थे तो वो कहते थे कि आप उनके लड़के हो, तो हमें बड़ा गर्व मिलता था, क्योंकि बड़े सम्मान के साथ लोग आज भी खैर पेश आते हैं, पर उस समय भी आते थे। तो हमें लगता था कि पिताजी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, भले ही दूर हैं हमसे, तो पर एक ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे हमें भी सम्मान मिल रहा है। कहीं हम जा रहे हैं, चाहे उत्तराखंड में कहीं जा रहे हैं या हिमाचल में कहीं जा रहे हैं, तो हमें समझ गया कि ये दूरी भी है, परंतु पिताजी कोई ऐसा ही कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं जिससे हमें भी गर्व है। तो हमें भी एक ऐसे कार्य ही करने हैं जीवन में जिससे हमारे भी परिवार को अच्छा लगे कि एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमने भी ये सोचा कि दिमाग में कि उस समय भी छोटी छोटी जैसे भावनाएं आ जाती थी कि कोई समाज में कुछ किसी का भला कर दो, या कोई गरीब दिख रहा है, कोई भूखा है, तो उसके लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर दो। तो इस तरह से ये भावनाएं पहले ही आ गई। उत्तराखंड की स्थितियों पे समझने लग गए। भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे थे कि क्योंकि किताबें थी, भगत सिंह की चिट्ठियां पढ़ी, तो क्रांतिकारी विचार उस समय से आने लग गए थे। तो उन्हीं क्रांतिकारी विचारों से प्रेरणा लेके ये आगे बढ़े। अब उस दौर की भी बात करते हैं जो सबसे मुश्किल होता है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी बेटे के लिए खासकर मैं बात करूं। 2013 में आकस्मिक निधन हो गया स्वर्गीय राजन तुडेरे जी का, और मुझे लगता है कि आप भी उस समय शायद कॉलेज में होंगे या शिक्षा ग्रहण ही कर रहे होंगे। वो जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में था, क्योंकि मैं आज देखता हूं कि लुसन टोडेरिया जब मंच पे चढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे जब वीडियोस आती हैं, तरह तरह के कमेंट किए जाते हैं। उसमें कहा जाता है कि कुछ दलों से फंडिंग हो रही है, पैसा कमा रहे हैं, जेब भर रहे हैं। एक पीड़ा देखिए, ये एपिसोड हम उस मुख्य बिंदु पे नहीं कर रहे हैं मूल निवास संघर्ष समिति के, पर ये वो पहलू हैं जो शायद जनता भी नहीं जानती। 2013 के बाद दूसरी चीज आर्थिक स्थिति, क्योंकि मुझे लगता है कि पेंशन जो है आपकी माताजी को मिल रही होंगी, इतनी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी होगी कि जो गुजर बसर जो आपका चल रहा था। कैसी रही 2013 के बाद यात्रा, कैसी रही, कितना मुश्किल था? क्योंकि एक तो दूर आंदोलन जो है और पत्रकारिता जो है, दोनों ने ही आपको अपने पिता से हमेशा दूर रखा, और 2013 में अचानक ऐसा हुआ कि वो हमेशा के लिए दूर हो गए। तो कितना मुश्किल था वो उसके बाद का समय? देखिए, बहुत मुश्किल क्षण होता है जब आपका मतलब पिताजी आपसे दूर हो जाए, और उस समय वो बिल्कुल ही सगरे राजनीति में आ गए थे, और उत्तराखंड के मुद्दों को लेके मतलब उन्होंने उत्तराखंड जनमंच एक लोकल स्थानीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी का भी गठन कर दिया था, और वो डंके के चोट में पहाड़ की बात कर रहे थे। तो हमने हमेशा से ये देखा कि जब हमारे पिताजी जीवित थे तो हमारे घरों में लोगों का आना जाना खूब रहता था, भीड़ रहती थी, कभी किसी काम से कभी किसी काम से, मतलब कि बहुत मतलब फुर्सत नहीं रहती थी पिताजी को। और जैसे पिताजी का देहांत हुआ, उससे पहले और उसके बाद जीवन में ये फर्क तो आया कि लोगों का आना ही कम हो गया। मतलब सिर्फ उस जगह जब निधन हुआ तब लोग आए, पर उसके बाद धीरे धीरे हमने एक समाज की भी थोड़ी असलियत पता चले कि आज लोग एकदम से कम क्यों आने लग गए हैं। क्यों जो एक समय था जब लोग अपने काम करवाने के लिए आते थे कि ये करो दो वो कर दो, जबकि पिताजी ना तो कोई जनप्रतिनिधि थे, एक पत्रकार थे और आंदोलनकारी थे। तो पीड़ा हुई कि हमने क्या गलत किया, कि मुश्किल समय था,
आर्थिक तौर पे मेरे कॉलेज का पहला वर्ष था, आर्थिक मोर्चे पे भी जंग चल रही थी, अभी भी चल रही है, लगे हैं। तो उस समय तो बस यही था कि किसी तरह अपना कॉलेज हो जाए पूरा, और कुछ फैमिली को भी हम वो करें, और दोनों तरह की चीज़ थी, आर्थिक रूप से भी लड़ रहे थे, और आपका पिताजी की भी एक बोलते हैं कि, क्योंकि पिताजी के उस समय मैंने पिताजी की बहुत किताबें पढ़ी, पिताजी के बारे में पढ़ा लोगों से, तो मुझे कॉलेज में भी मतलब मेरा ध्यान ज़्यादा यही था यार कि पिताजी ने जो कहा यार, जो अंतिम सांस तक वो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, मतलब वो करना है। फिर कॉलेज भी पढ़ ही रहा हूँ, बीबीए कर रहा था मैं, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन राजगीर से, या कॉर्पोरेट की जॉब करनी है, आर्थिक रूप से भी संभालना है घर में। तो इन्हीं दो चीज द्वंद्व के बीच मन लड़ रहा था उस दौरान एकदम से। अब पिताजी होते तो अलग बात होती, या नहीं है तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी द्वंद्व के बीच अपना ट्रैकिंग का काम मैंने 2015 में मेरा कॉलेज हुआ, ट्रैकिंग का काम स्टार्ट किया। अब ट्रैकिंग काम में पहाड़ों में घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। स्वरोजगार भी इसलिए किया कि पहाड़ से प्रेम था, ट्रैकिंग काम भी इसलिए किया कि पहाड़ से प्रेम था, इतना तो हम समझ गए। और पहाड़ों में जाए तो पहाड़ों में स्थिति देखें बस से बदतर हो गई। किसी गांव में बैठे हुए हैं तो वहाँ पता चला कि किसी अभी महिला को देख रहे हैं कि उसको डंडे कंडे में ले आके उसका प्रसव हो रहा है। कहीं देखें तो पानी नहीं आ रहा है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं सड़क ही नहीं है। किस तरह से वहाँ ग्रामीणों के साथ बैठ के स्थितियाँ और मतलब बस से बदतर देखी गई। क्योंकि बचपन तो नाइटरी जैसे मुख्यालय में बिठा है, तो नाइटरी में पहाड़ जैसा जीवन होता है, पर गाँव में और दुर्गम जीवन हो जाता है और मुश्किल जीवन हो जाता है। बिल्कुल। तो ये असलियत भी देखी, तो ये समझ आया यार, ये जो पिताजी ऐसे नहीं लड़ रहे थे इस पहाड़ के लिए, वो बिल्कुल जुनूनी हद तक हो गए थे। वो जुनून हो रखा था उनके अंदर कि भाई इस प्रदेश को की इच्छा शक्ति के दम पे इस प्रदेश का भला करना है, या इस प्रदेश पहाड़ का भला करना है। तो फिर दिमाग में आया है कि यार नहीं यार, कि यार अब एक चीज़ तो चुननी पड़ेगी तुम्हें, अब ये तो पहाड़ को बदलो या फिर किसी पैसे कमाने में लगो। तो हमने मतलब मैंने व्यक्तिगत तौर पे ये ले लिया कि नहीं यार, तो लड़ना है तो फिर लड़ना ही है। क्योंकि बार बार पिताजी की लिखी हुई बातें याद आ जाएं, उनकी कही हुई बातें याद आ जाए, तो फिर हम मन में तय कर दिया कि नहीं यार, बदलाव करेंगे और लोग मिलेंगे हमें जरूर, मेरी सोच वाले तो मिले लोग। जो यात्रा आपने कही, आपने कहा 2015 में ट्रैकिंग का काम शुरू किया। सवाल तो यहीं आके खड़ा हो गया कि आंदोलन, उसके बाद पत्रकारिता, एक ऐसा मिश्रण निकला जिसके बाद ये रिजल्ट निकल कर आया कि वही चीजें जिसने एक फैमिली को या एक बेटे को अपने पिता से दूर रखा, पूरी तरह जनता के समर्पित हो गए। आपके मन में भी था, आपने कहा कि मैं बिजनेस करूं, पैसा कमाऊं, या पहाड़ के लिए जो चल रहा है उस संघर्ष में लगूं। आपने पहाड़ के व्यथा को समझा और आपने पहाड़ के लिए बात की और अपने वो करा। आर्थिक कंडीशन आपने कहा कि आज भी जूझ रहे हैं। सवाल यहीं पर है, ये बात बहुत समझिएगा। 15 में ट्रैकिंग का काम छोड़ दिया क्योंकि अमूमन अगर जो पहाड़ के लिए जीता होगा, पहाड़ के लिए बात करता होगा, और आपने तो बिजनेस ही आपने ऐसा देखा कि ट्रैकिंग तो आप पहाड़ों में ही जाएंगे, पहाड़ों की स्थिति, अब वहां की क्या हालात हैं वो उससे रूबरू हुए। तो आपके मन में एक तो क्रांतिकारी जो विचार थे वो तो शुरू से ही थे कि परिवार में होता है कि एक जो खून होता है, खून हमेशा वही रहता है। हो सकता है कि उसमें उबाल कम हो जाए, उसमें वो क्रांति की कमी हो जाए, पर यह है कि वो खून खून होता है, ऐसा कहा जाता है, और साक्षात आप खुद इसके उदाहरण है। पर रुजन भाई, सबसे बड़ा सवाल ये रहा इसमें कि जब आपने इसे चुन लिया, आपने कहा कि आप बोल रहे थे कि मेरे जैसे लोग मिलेंगे, तो क्या वो पूर्ण रूप से, क्योंकि आपने वो हालात भी देखी कि जब 2013 में आपके पिता की स्वर्गवास हुआ, उसके बाद वही लोग जो आपके घर में कई कई घंटे बैठते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। तो अपनी तरह के लोग आंदोलन में या अपने जीवन में या अपने संघर्ष में मिल पाते हैं क्या?
देखिए बिल्कुल मिल पाता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं स्वार्थी, हर समाज की वो सच्चाई है। तो अब मैं ये तो बोल रहा हूँ कि जो हमारे पिताजी के साथ भी ऐसी बात नहीं, कुछ लोग जुड़े होंगे स्वार्थ के लिए आते थे जाते थे, पर एक बहुत बड़ा वर्ग निस्वार्थ जुड़ा मेरे पिताजी से। वो निस्वार्थ जब मैं बता रहा हूँ, जब मैं ट्रैकिंग में गया है, वैसे भी गया हूँ आंदोलनों में भी, तब जाके मुझे वो लोग घरों घरों से मिले। उन्होंने घरों में मुझे मतलब घर ले गए, भोजन कराया, मान सम्मान किया, तब जाके मुझे पता चला कि कितना मेरे पिताजी ने लोग कमाए हैं और सच्चे लोग कमाए हैं। तो उसी से हमें एनर्जी मिली, और वो क्यों हमेशा से ईमानदार रहे, जीवन उनके अंतिम क्षण तक ईमानदारी से रहे, बिल्कुल डिगे नहीं। तो हम भी बोले यार ईमानदारी से जीवन जिए, हर किसी ने अच्छा ही बोला है। तो हमने ये समझा कि ईमानदारी से अगर जीवन जिया है तो जीवन वैसे ही आप असुरों में जिए, डिसिप्लिन होता है जो, तो उसी में हमने भी तय कर दिया कि ऐसे ही करना है। और बहुत प्रेम मिला लोगों से। आज भी हम जब ये आंदोलन किया, वो कानून का आंदोलन ट्विटर में चल रहा था, ट्विटर में टीम बनाई, उसके बाद ग्राउंड में सिर्फ 4 लोग थे, हम पहली मीटिंग कराई। उसके बाद हमारे जो मोई डिमरी भाई हैं, वो रुद्रप्रयाग से देहरादून आए। उन्होंने बोला यार मूल निवास को के साथ इस आंदोलन को लड़ते हैं। उन्होंने सब जो आंदोलनकारी युवा हैं, उन्होंने अपने लीडर में सभी आंदोलनकारी युवाओं को एकत्रित किया, और फिर हमने भी और मोहित भाई के साथ ढूंढना शुरू किया। और पूरे प्रदेश भर में अमित भाई एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी युवा मिले हैं। पर वही मैं देख रहा था ना कि इसमें इसी आंदोलन को लेकर आप लोगों पे ये आरोप लग गए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जिस ईमानदारी की आप लोग बात कर रहे थे, जिस पत्रकार, जिस क्रांतिकारी जो कुछ स्वर्गवासी पिताजी थे, उनके बारे में आप बात कर रहे थे, इस आंदोलन में जब इतने पीक पे है और अभी भी आगे बढ़ रहा है, कुछ लोगों ने आपको आरोप भी लगाए आपके ऊपर, आपके एक बहुत सारे पैसों को लेकर बात की, उस पर भी चर्चा हुई कि आप हो गए, आपके जो साथी हैं वो इस तरीके का। पर कितना बड़ा आपके लिए पीड़ादायक था। क्योंकि मैं एक वाक्य आप लोगों से जो देख रहे हैं, आप भी इसे जरूर सुनिएगा। अमूमन मैं सभी ये जो महास्वाभिमान रैली थी उसमें गया, सभी जगह जहाँ जहाँ हुई है। एक व्यक्ति मेरे पास, एक नौजवान व्यक्ति थे, मुश्किल से उम्र रही होगी 25 से 30 साल, और काफी ग्रुप था। तो उन्होंने मुझे एक बात शेयर करी कि लूसन टोडरिया जो है, जब घर से निकलते हैं तो शायद उन्हें मालूम नहीं होता कि अगला जो स्टॉप में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि एक बोतल उनके पास रहती है पानी की, वो पानी पी के ही पूरी सुबह से लेकर रात गुजर जाती है। अब मैं उस बात को देखकर बड़ा हैरान था। मुझे लगता था कि अगर पॉलिटिकल आदमी या जो आंदोलन कर रहा है वो ये बात अपने मुंह से कहे तो वो अपनी बड़ाई करता है, उसे लगता है कि मैं शायद इससे पब्लिसिटी। पर एक व्यक्ति जो 25 से 30 साल के बीच का रहा होगा, वो मेरे सामने आता है और ये बात कहता है। और मैंने उससे पूछा, मैंने एक इच्छा कि आपको कैसे पता चला, तो उसने मुझे बताई वो कि हम आज साथ थे, तो सुबह से हम एक साथ रहे। एक रैली, शायद वो ऋषिकेश वाली पद यात्रा थी, समथिंग ऐसे ही कुछ था। तो उस रैली में हम साथ रहे। तो वहां से हमने देखा कि वो एक बोतल लेके और सुबह से लेकर शाम तक वो बोतल पानी पर बिता दी। तो उसमें ये कंडीशन भी है क्या आर्थिकी की, जो ये मैं पहलू पूछ रहा हूँ। और उस युवा की जो मैं बात सुनी, बड़ा इसमें वो रहा, निशब्द हो गया था उस समय में। देखिए अमित भाई, जब आपने ये रास्ता चुन लिया है रहता ना जब, तो ये रास्ता देखो, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं और आप भी देखो एक ईमानदारी पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने भी संकट झेल ले होंगे। हमने जो ये रास्ता चुना है, तो हमें भी पता है कि संकट क्या हो जाते हैं। कि आपको पता है आप एक बंद उसमें हो, टनल में, सुरंग में हो, बिल्कुल अंधेरी सुरंग में, आपको पता नहीं कि कब आएगी रोशनी, बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है कि पता ही नहीं रहता यार कि कैसे कैसे होगा। पर मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है जीवन में। देखो संघर्ष तो देखो ऐसा है कि करना पड़ेगा, त्यागना भी पड़ता है, बिना त्याग के कुछ होता नहीं है। तो हमने भी त्यागा, अब समाज के लिए त्यागा है, पहाड़ के लिए त्यागा है। उस पहाड़ से शक्ति मिलती है, उस हिमालय से शक्ति मिलती है, अपने पिताजी की कही भी बातों से शक्ति मिलती है। तो वो तो संकट आज भी आता है, पूरी टीम के आता है। हमारे मोहित डिमरे जी हैं, अपना सब कुछ छोड़ के रुद्रप्रयाग से आ गए हैं। त्योहारों में भी घर नहीं जाते, त्योहारों में भी वो यहीं लगे रहते हैं मीटिंगों में। और हम जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे कि किस किस तरह वो देहरादून में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आखिरी सवाल है लुसन भाई,
क्योंकि ये मानना होगा, क्योंकि आपने जैसे कहा, जब मैंने वो बात सुनी तो देहरादून में आप लोग रहते हैं, तो कभी किसी क्या मतलब, मैं ये बड़ी अनऑफिशियल सी बातें हैं कि जो इस पहलू को इसलिए समझनी चाहिए कि लोगों को अमूमन इंटरव्यू में नहीं लेते हैं, ना आप बताते हो ना वो कोई पूछता है, क्योंकि वो हमेशा संघर्ष समिति और जो वहां की राजनीति चल रही है उससे होती है। तो ये एपिसोड ही इसलिए डेवलप किया गया कि वो जो पीड़ा है ना जो आप लोग झेल रहे हैं, मैंने सुना कभी किसी के कमरे में, कभी किसी के कमरे में, कई लोगों ने आपको बोला, आपके मित्रगण जो है उन्होंने कहा कि हमारे घर आ जाइए, पर आपने अपना बोला कि फैमिली आपके साथ है तो नहीं अच्छा लगता, हमारे साथ मिलने वाले भी आते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि फैमिली में इंटरफेयर हो, कई चीजें होती हैं, उनकी जो प्राइवेसी है वो ना हो, उसको लेकर इस तरीके की बातें भी आई। तो सवाल यही है कि वो पीड़ा, वो खर्चे, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं, लोग तरह तरह की बात कर रहे होते हैं, देहरादून में रह रहे हैं, किराए में है, ये है, कैसे खर्चा चलता है, किस तरीके से, ये सब चीजें वो आती हैं, तो कैसे ये सब चीज हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इनकम सोर्स कुछ नहीं है। और मैं तो कई नाम ऐसे हैं जो उन्होंने मुझे कहा भी कि भाई हमने फलाना जगह नौकरी छोड़ी, हम इनके साथ लग गए, और उन्होंने बोला जो हम पे एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, जो काम वो करते हैं ऑनलाइन, जो वर्क फ्रॉम होम होता है, तो जितना आता है तो उसमें आधे यहाँ 10% 20% के साथ लगा देते, तो इस तरीके से आंदोलन चल रहा है। क्योंकि एक इसका जो मुझे सब समझ आया, आपने जैसे कहा कि आप उस टनल में हैं जहां पर अंधेरा है, अब वो रोशनी कब दिखेगी ये नहीं पता, और ये यकीन मानिएगा जो ये 4 से 5 यूथ जो है, जो कोर कमेटी है, मुझे लगता है कि अब वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है। आप उस पॉइंट पे खड़े हैं जहां पर या तो वही रुक जाना है, या वो रास्ता जो आपको रोशनी के साथ आपका इंतजार कर रहा है वहां तक जाना है। तो ये इस तरीके की बात है क्या आपके लिए? क्योंकि मैं बिल्कुल जब पूरे आपके सफर को देखता हूं तो यहां से अब वापस मुड़ना तो सवाल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको अब डीमोटिवेट भी कर रहे होते हैं, और कभी लगता है यार छोड़ो आंदोलन, किसके लिए लड़ रहे हैं, लोग तो नहीं, मतलब हो जाता है कभी मन में सवाल। तो यहाँ से अब क्या वापस लौटना आपके लिए मुमकिन है? देखिए, वापस मुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब तो वो वाली बात हो गई कि हम जैसे टनल की बात करें, हम उस सुरंग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और हमें ये भी पता है कि रोशनी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ होगी, और वो रास्ता ज्यादा भी नहीं, क्योंकि हमने पता है कि अब हमारे साथ लोग सड़कों में आने लग गए हैं, लोग हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं, और लोग समझने लग गए हैं पहाड़ के मुद्दों को, उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को, क्या समस्या है क्या नहीं है। तो वापस मुड़ने का कोई सवाल नहीं है। जब जिम्मेदारी ले ली है, जब बीड़ा उठाई दिया है, तो उसको मुकाम तक पहुंचाएंगे हम, पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं है। अब जितने भी आध्यात्मिक भूमि है, देव भूमि है, हमारे देवताओं ने जितना संघर्ष हमारे जीवन में लिखा होगा, उतना अपने हिस्से का संघर्ष तो करना ही होगा। जितनी सांसें बद्री विशाल ने दी होगी, उतनी सांसें तो लेनी ही है ना, उससे नहीं कम और ज्यादा। और जो हमारे देवताओं ने, जो हमारी माँ नंदा ने तय किया होगा, वो तो होगा ही होगा। और हम वैसे चलते जा रहे हैं। गंगा से हमने ये सीखा है बहते रहो, माँ गंगा से हमने ये सीखा है बहते रहो, तो बह रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। देखिए, एक मेरे मन फिर से एक सवाल है, क्योंकि आखिरी होला था, पर ये मतलब इस प्रदेश में कुछ आपको ये महसूस होता है कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है तो कुछ लोग ऐसे निकल कर आते हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने ही लोगों को पीछे कर रही होती है। ये एक मुख्य कारण है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े आंदोलन हुए वो बिखर गए, और बिखर भी क्या गए, वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए, उस टनल की उस रोशनी तक नहीं पहुंच पाए जहां उन्हें होना चाहिए था। ये महसूस हुआ है आपको इस सफर में? देखिए, स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी ने एक बार बात करी थी कि पहाड़ का व्यक्ति एक जग में केकड़ों की तरह होता है, कि एक केकड़ा ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है तो उसको नीचे खींच दिया जाता है। पर यही पहाड़ के व्यक्ति है जिसने बड़े बड़े ऐतिहासिक आंदोलन इस भूमि में किए हैं। चाहे 1920 में के समय में कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन जो चल रहा था, उस समय से लेकर उत्तराखंड आंदोलन तक। उत्तराखंड आंदोलन तो अमित भाई पूरे विश्व के इतिहास में मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रीय आंदोलन होगा। बिल्कुल। तो हमें ये समझना होगा कि जनता जागरूक भी है यहाँ की, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ टांग खिंचाई वाली बात है। और ये हर समाज में होता है। देखिए, हम कुछ ज्यादा ही बोलने लग जाते हैं कि हमारा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ने देता किसी को। ये हर समाज की स्थिति है। जब मराठी समाज की भी यही स्थिति थी एक समय में, जब उस समय बाल ठाकरे जी का उदय हुआ, वो समझे उन्होंने लोगों के अंदर
जागरूकता लाए, जन जागरण किया और मराठी मानुस की बात करी, लोग जागे। वैसे उत्तराखंड में अब स्थितियां हो गई, उत्तराखंड आंदोलन के टाइम भी लोग जागे, अब दोबारा से लोग जाग रहे हैं, अपनी जमीनों को बचाने की बात कर रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो हर समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, कभी पीछे खींचने की कोशिश होती है, कभी बिल्कुल ही, देखिए ये तो क्षेत्र ऐसा है कि बिल्कुल लोग ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिल्कुल भी आपकी लोकप्रियता से परेशान हो जाएंगे या आपको आगे बढ़ने से रोकने की तमाम गुणा भाग करेंगे, पूरी आपके पीछे साजिशें करेंगे। तो परंतु जहां लोगों का साथ है, जहां हमने लोगों को जगा दिया, जहां लोगों का प्रेम है, फिर उस ताकत के आगे आपको कोई भी ताकत नहीं दिखा सकती। यही है बात। एक मुझे लास्ट याद आ गया आपकी बातों से, एक वाक्या इसके साथ समाप्त करूंगा कि जब रामायण हमने पढ़ी, सभी लोगों ने पढ़ी है, तो ये कहते हैं ना कि रावण जो है वो राम से कम अपने भाई जो विभीषण था उससे ज्यादा हारा था। तो यही कुछ चीजें हैं जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि लोग सभी डिमोटिवेट करें, कुछ लोग आगे बढ़ाने वाले भी हैं, वो बढ़ा रहे हैं। और इस पूरे जो सफर को जो आपने बताया, पर जो लोग देखेंगे इसे, आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, बताइएगा कि ये शायद ये पहलू के आपको पता थे कि जो राजन टोडेरे ने जो सफर शुरू किया और उनके बेटे ने वो 2013 से 15 पे ये सोच के उसने रिसर्च ही कहूंगा मैं इसे, उसने वो पीड़ा समझी और आज आपके सामने वो मूल निवास संघर्ष समिति के बैनर तले जब मंच पे बोल रहा होता है तो उसी गर्व के साथ, और मुझे महसूस होता है इस बात को कि आज जहां भी स्वर्गीय राजन जी होंगे वो अपने बेटे को बड़ा आशीर्वाद दे रहे होंगे कि उसने जो लाइन उन्होंने खींची थी वो लाइन को आगे बढ़ाते हुए लूसन टोडेरे चल रहे हैं। अभी पहला एपिसोड है और पहले मेहमान हमारे लूसन है, और आगे और मेहमान होंगे जिनकी वो कहानियां, वो जीवन की चीजें जो शायद अब तक निकल कर नहीं आई है, वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।